80 के दशक में लता मंगेशकर और आशा भोसले का साम्राज्य इतना विशाल और अभेद्य था कि इनकी सत्ता को चुनौती देना किसी भी नई गायिका के लिए असंभव माना जाता था। लेकिन इसी दशक में पहली बार इनके सामने ऐसी आवाजें आने लगी जो संगीत का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदलने वाली थी। ये वो दशक था जहां पुरानी सत्ता और नई आवाज़ों के बीच बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी और जब वीसीआर और ऑडियो कैसेट्स की क्रांति ने संगीत को बड़े बड़े और महंगे स्टूडियो से निकालकर आम आदमी की जेब और हर नुक्कड़ तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज बेबाक बॉलीवुड के इस एपिसोड में हम 1980 से 1989 के उस असाधारण दशक की बात करेंगे जिसने आने वाले कल के म्यूजिकल एम्पायर की नींव रखी थी। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आज हम जानेंगे कि कैसे एक 15 साल की लड़की ने बाहर से आकर बॉलीवुड की आवाज बदल दी, कैसे एक रेबल आवाज ने सबसे बड़े म्यूजिकल लेबल की सत्ता खड़ी कर दी और कैसे एक निर्विवाद मल्लिका ने डिस्को से लेकर गजल तक हर जॉनर को अपनी रियासत बना लिया। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर कोई पारंपरिक प्लेबैक सिंगर नहीं है। अगर 80 के दशक को हम डिस्को और यूथ म्यूजिक का दशक कहते हैं तो उस क्रांति की सबसे बड़ी, सबसे फ्रेश और सबसे इंटरनेशनल आवाज थी नाजिया हसन। साल 1980, डायरेक्टर फिरोज खान अपनी मेगा बजट फिल्म कुर्बानी बना रहे थे। लंदन में बैठे संगीतकार बिद्दू ने एक 15 साल की लड़की को माइक के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन जब उस लड़की ने अपनी नेजल और पॉप आवाज में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाया तो इस गाने ने पूरे साउथ एशिया के म्यूजिक का व्याकरण ही बदल दिया। इस एक गाने के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में नाजिया हसन ने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। लेकिन नाजिया हसन का ऐतिहासिक प्रभाव सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों तक सीमित नहीं था। इनका असली तूफान था 1981 में आया इंडी पॉप एल्बम डिस्को दीवाने। ये एल्बम एक कल्चरल शिफ्ट था जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉलीवुड में नाजिया की डिस्कोग्राफी भले ही छोटी थी लेकिन इनका इम्पैक्ट बेमिसाल था। साल 1982 में आई फिल्म स्टार के लिए इन्होंने बूम बूम और कोई नहीं गाया जो 80 के दशक का अल्टीमेट क्लब एंथम बन गया। इसके बाद साल 1986 की फिल्म दिल वाला का गाना टुनाइट प्यार करो और गोविंदा की फिल्म इल्जाम का सुपर एनर्जेटिक गाना मैं आया तेरे लिए गाकर इन्होंने अर्बन अपील को बरकरार रखा। साल 1986 में ही मैं बलवान फिल्म का रोल और 1989 की फिल्म साया में आप आए तो शुक्रिया के जरिए इन्होंने 80s के पॉप म्यूजिक को जिंदा रखा। भले ही ये एक फुल टाइम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नहीं थी लेकिन नाजिया हसन नंबर 5 पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 80 के दशक के युवाओं को एक नई म्यूजिकल आज़ादी दी थी और ये साबित किया था कि इंटरनेशनल स्वैग और एक अलग वोकल टेक्सचर के दम पर पूरे देश को नचाया जा सकता है। अलका याग्निक 80 के पूरे दशक की क्वीन तो नहीं थी लेकिन इन्होंने दशक का अंत होते होते आने वाले 90s के दशक के सिंहासन पर अपना दावा पहले ही ठोक दिया था। अलका याग्निक का 80 के दशक का सफर बहुत लंबे और खामोश संघर्ष के साथ शुरू हुआ था। 1980 में पायल की झनकार के थिरकत अंग लचकी से शुरुआत करने के बाद 1981 में कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस का मेरे अंगने में गाकर इन्होंने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन इसके बाद साल 1981 से 1987 तक का इनका समय अपनी जगह बनाने का दौर रहा। जरा इनके 80s के शुरुआती और मिड के काम को सुनिए। इसलिए तो है देखो प्यार में ऐसा नहीं करते।
ये सभी गाने अलका गा तो रही थी, लेकिन वो सुपरस्टार वाला ब्रेक अभी भी दूर था। इनका असली और ऐतिहासिक विस्फोट हुआ साल 1988 में। एन चंद्रा की फिल्म तेजाब का गाना 1 2 3 अलका याग्निक के करियर का वो ब्लॉकबस्टर टर्निंग पॉइंट था जो इंडस्ट्री में इनकी सत्ता स्थापित कर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माधुरी दीक्षित के डांस और अलका की ताजा आवाज ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उसी साल आमिर खान और जूही चावला की कयामत से कयामत तक भी आई। अकेले हैं तो क्या हम हैं। इस फिल्म के गानों ने नई जनरेशन के रोमांस की भाषा तय कर दी। ये आवाज फ्रेश थी, तीखी थी और 90 के दशक के हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत बनने वाली थी। हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से। अलका याग्निक नंबर 4 पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 80 के दशक का अंत करते हुए एक ऐसा टेम्पलेट सेट कर दिया था जिस पर पूरा अगला दशक चलने वाला था। मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है। अब हम उस सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पुरानी सत्ता को सबसे सीधी, सबसे आक्रामक और सबसे गंभीर चुनौती मिलने वाली थी। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर हैं वो सिंगर जिन्होंने मंगेशकर बहनों की दशकों पुरानी बादशाहत को चुनौती दी थी और म्यूजिक इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया था। अनुराधा पौडवाल। दिया से जागी बहार ऐसा ना 80 के दशक की शुरुआत में जब हर बड़ा फिल्म मेकर अपनी लीड हीरोइन के लिए सिर्फ आशा भोसले या लता मंगेशकर की आवाज तलाशता था, तब संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अनुराधा पौडवाल को मेन स्ट्रीम सिंगिंग में जगह देनी शुरू की थी। साल 1983 में सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो रिलीज हुई। अनुराधा पौडवाल ने इस फिल्म में तू मेरा हीरो है और निंदिया से जागी बहार गाकर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और मजबूत जगह बना ली। इंडस्ट्री को पहली बार एक ऐसा विकल्प मिला जो पूरी तरह से कॉमर्शियल सिनेमा का भार उठा सकता था। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो टी सीरीज की ऑडियो कैसेट क्रांति के लिए एकदम मुफीद बैठी। 80 के दशक के आखिरी सालों में इनका उदय किसी सुनामी की तरह था। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब में जहां अलका ने डांस नंबर गाया था, वहीं अनुराधा पौडवाल ने इंटेंस रोमांटिक ट्रैक कह दो कि तुम हो मेरी वरना को अपनी आवाज दी थी। देखो कभी ना ऐसा कहना। देखो और फिर आया साल 1989, सुभाष घई की फिल्म राम लखन। इस फिल्म में अनुराधा ने माई नेम इज लखन तेरा नाम लिया और बेखबर बेवफा गाकर साबित कर दिया कि अब वो बॉलीवुड के सबसे बड़ी कॉमर्शियल ताकत बन चुकी हैं। करते थे साजना सुन हमसे दूर रह के। 1989 में ही टी सीरीज की फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का रिलीज हुई। इस फिल्म के एल्बम में अनुराधा पौडवाल की आवाज सबसे प्रमुख थी। क्या बतलाएं जाने जा, मैं गुल हूँ कली हूँ और ना जाने क्यों मैं बेकरार जैसे गानों ने ऑडियो कैसेट्स की बिक्री के अकल्पनीय रिकॉर्ड बनाए। अनुराधा पौडवाल 80s की वो रेबेल आवाज थी जिन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया था। 80 के दशक में इनका उदय ही 90 के दशक की आशिकी जैसी म्यूजिकल सुनामी की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस में से एक बना। अपनी इसी पावर गेम के कारण ये इस दशक की तीसरी सबसे बड़ी आवाज है। लेकिन 80 के दशक के टॉप 2 का खुलासा करने से पहले 1980s की फीमेल वॉइस की कहानी उन टॉप कंटेंडर्स के बिना पूरी नहीं हो सकती जिन्होंने इस दशक के ट्रांजिशन में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनमें से कुछ आवाजें एक तूफान की तरह आईं और कुछ ने खामोशी से अपना संघर्ष किया और कुछ ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। सबसे पहला नाम है सलमा आगा का। दिल के अरमां सुओं में बह गए। सलमा आगा ने पूरे दशक पर तो राज नहीं किया, लेकिन 1980 की टॉप फीमेल वॉइसेस की कहानी में इनका चैप्टर छोटा होकर भी बहुत असरदार रहा। साल 1982 में बी.आर. चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म निकाह में इनकी भारी, नेजल और अनकन्वेंशनल आवाज ने एक ऐतिहासिक कल्चरल फिनोमेनन पैदा कर दिया। भी है जवां जवां हवा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और फजा भी हैं जवां जवां के लिए इन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद साल 1984 की कसम पैदा करने वाले की में कम क्लोजर और डांस गाकर इन्होंने साबित किया कि ये सिर्फ गजलों तक नहीं बल्कि डिस्को की भी शानदार आवाज है। हुस्न का याद कोई आ रहा है इनकी इसी अनूठी विरासत का हिस्सा है। दूसरा नाम है कविता कृष्णमूर्ति का।
कविता जी की कहानी 80 के दशक के सबसे बेहतरीन बिहाइंड द सीन्स कहानियों में से एक है, क्योंकि 80s के सबसे बड़े हिस्से में इन्होंने एक डमी सिंगर के रूप में काम किया। साल 1987 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई इनसे डमी के तौर पर ही गवाया था, जिसके बाद आशा भोसले जी को इसे डब करना था। लेकिन कविता जी ने इस गाने में इतनी पावर, इतनी हरकतें डाल दी, इतनी जान फूंक दी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसी वर्जन को फिल्म में फाइनल कर दिया और इस तरह बॉलीवुड को उसकी सबसे बड़ी पावर हाउस आवाजों में से एक मिल गई। तीसरा नाम है साधना सरगम का। 80s के बिल्कुल अंत में विजू शाह के संगीत में ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिदेव का गाना मैं तेरी मोहब्बत में गाकर इन्होंने अपनी उस इनोसेंट आवाज का परिचय दिया जो अगले दशक में छाने वाली थी। और चौथा नाम है हेमलता का। जब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड अर्बन और डिस्को म्यूजिक की तरफ भाग रहा था, तब हेमलता जी ने जमीनी और देहाती मेलोडी को जिंदा रखा। रविंद्र जैन के संगीत में हेमलता की आवाज एक अलग ही जादू करती थी। साल 1982 में राशि प्रोडक्शंस की नदिया के पार में कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जोगी जी धीरे धीरे और बबुआ ओ बबुआ गाकर इन्होंने पूरे उत्तर भारत में तहलका मचा दिया। साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली के गाने सुन साहिबा सुन में सह गायिका के तौर पर भी ये मौजूद थी। इसके अलावा अबोध, श्याम तेरे कितने नाम, तुलसी और अनगिनत धार्मिक क्षेत्रीय फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज दी। लेकिन चूंकि इनका प्रभाव मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल पॉप और ए लिस्टर सिनेमा से दूर था, इसलिए ये टॉप 5 कॉमर्शियल रेस से बाहर रही। ये सभी आवाजें 80 के दशक के बदलाव का अटूट हिस्सा थी। लेकिन इस दशक पर जिन दो नामों का निर्विवाद राज था, उनके सिंहासन की कहानी संगीत के इस इतिहास की सबसे बड़ी दास्तान है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है वो आवाज जिसे किसी भी म्यूजिकल बदलाव, किसी भी शोर, किसी भी दौर से हमेशा ऊपर रखा गया। 80 के दशक में लता मंगेशकर नंबर 2 पर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका प्रभाव कम हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी लिस्ट की नंबर 1 सिंगर का 80 का दशक कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल रहा। हालांकि जब भी बात प्योर मेलोडी की आती थी, तब लता जी के अलावा और कितने ऑप्शन थे। तू कितने बरस की 80 के दशक के उस शोर शराबे वाले एक्शन और सिंथेसाइजर एरा में लता मंगेशकर ने अपनी गायकी की गहराई से बॉलीवुड को बैलेंस करके रखा। जरा इनके 80s के एल्बम्स की फहरिस्त देखिए। साल 1980 में सुभाष घई की फिल्म कर्ज में तू कितने बरस की से इन्होंने दशक की भव्य शुरुआत की और इस साल के इनके दूसरे नगमे भी सुनिए। साल 1981 में मनोज कुमार की क्रांति में जिंदगी की न टूटे लड़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में एक दूजे के लिए का तेरे मेरे बीच में गाकर इन्होंने मेलोडी का जादू बिखेर दिया। इसी साल यश चोपड़ा की सिलसिला में देखा एक ख्वाब गाकर इन्होंने रोमांस को एक अलग ही क्लासिक दर्जा दे दिया। 1981 में ही फिर वही रात का बिंदिया तरसे, सितारा का थोड़ी सी जमीन, रॉकी का क्या यही प्यार है और लव स्टोरी का देखा मैंने देखा है, जिसे ब्लॉकबस्टर्स लता जी की आवाज से ही सजे थे। क्या यही प्यार है? कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर। साल 1982 में राज कपूर की प्रेम रोग में ये गलियां ये चौबारा और शक्ति में जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया गाकर इन्होंने साबित कर दिया कि जमीनी और इंटेंस इमोशंस में इनका कोई विकल्प नहीं है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ओ जाने कैसे कब कहां इकरार हो गए। साल 1983 में अर्पण का लिखने वाले ने लिख डाले, अवतार का दिन महीने साल और मासूम फिल्म का रुला देने वाला तुझसे नाराज नहीं जिंदगी इनकी इसी विरासत का हिस्सा है। साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली के टाइटल ट्रैक और एक राधा एक मीरा गाकर इन्होंने फिर से बॉक्स ऑफिस को मेलोडी के दम पर हिट करवा दिया।
और फिर दशक का अंत करते हुए साल 1989 में सलमान खान की डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया के जरिए लता मंगेशकर ने पूरी नई जनरेशन के रोमांस को अपनी आवाज दी। दीवाना बिन सजना के माने ना। लता जी कभी भी सत्ता से बाहर नहीं हुई, लेकिन 80s के बदलते हुए मिजाज को जिसने सबसे ज्यादा परफेक्शन के साथ जिया वो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर है। नंबर 1 पर है अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ द 80s आशा भोसले, जिसने इस दशक के हर विरोधाभास और हर जॉनर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। इस दशक में आशा भोसले को जो डोमिनेंस था वो किसी भी फीमेल सिंगर के लिए अकल्पनीय है। ये इकलौती ऐसी सिंगर थी जो एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग अलग म्यूजिकल दुनियाओं पर राज कर रही थी। एक तरफ ये क्लब्स और डिस्को में तहलका मचा रही थी तो दूसरी तरफ महफिलों में गजलों से रूह कपा रही थी। जरा 80s के इनके गानों की लिस्ट और इनकी डाइवर्सिटी को महसूस करिए। साल 1980 में रमेश सिप्पी की शान में प्यार करने वाले करते हैं शान से गाकर इन्होंने पूरे देश में एक अलग ही स्वैग पैदा कर दिया। साल 1982 में प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल में जवानी जाने मन और रात बाकी बात बाकी गाकर इन्होंने आर.डी. बर्मन और बप्पी लहरी के वेस्टर्न डिस्को म्यूजिक को हर क्लब और हर डिस्कोथेक की जान बना दिया। उसी साल 1982 में ये वादा रहा का तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा रोमांस का अल्टीमेट एंथम बन गया। साल 1983 में जब कॉमर्शियल सिनेमा का मसाला दौर चल रहा था तब हिम्मत वाला में ताकी और ताकी गाकर इन्होंने बॉक्स ऑफिस के सिंगल स्क्रीन्स को अपने कब्जे में ले लिया। इसी साल सौतन और बातों बातों के गाने भी हिट रहे। साल 1984 में अमिताभ बच्चन की शराबी में इंतहा हो गई इंतजार की और मुझे नौलखा मंगा दे रे गाकर इन्होंने कॉमर्शियल सिनेमा का सबसे बड़ा मास एंथम तैयार किया। साल 1985 में तोहफा का गोरी तेरे अंग अंग में, जमीन आसमान का प्यार नगमा है और आसमान का जो मेरे करीब आएगा इनकी इसी हाई एनर्जी गायकी का सबूत है। साल 1988 में मिल गई मंजिल मुझे और 1989 में बंटवारा और आग का गोला के गाने गाकर इन्होंने दशक का अंत भी बेमिसाल किया। लेकिन आशा जी सिर्फ डिस्को कैबरे या मसाला फिल्मों तक लिमिटेड नहीं थी। इसी 80 के दशक में जब खयाम साहब ने उमराव जान का संगीत बनाया तो आशा भोसले ने अपनी आवाज की पिच को नीचे किया और गजल गायकी का वो इतिहास रचा जिसने इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड दिलाया। और 80 के दशक के ढलते ढलते साल 1987 में गुलजार और आर.डी. बर्मन की क्लासिक फिल्म इजाजत रिलीज हुई। इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जो आम गीतों की तरह मीटर या तुकबंदी में नहीं था, लेकिन इसे भी आशा जी ने इतने गहरे और रूहानी अंदाज में गाया कि इस एक गाने ने इन्हें इनका दूसरा नेशनल अवार्ड दिला दिया। आशा भोसले ने 80 के दशक में यह साबित कर दिया था कि चाहे सिंथेसाइजर का वेस्टर्न शोर हो या इंटेंस गजल, कॉमर्शियल मसाला हो या एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, इनकी वर्सेटैलिटी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और अपनी इसी अभूतपूर्व रेंज, लगातार हिट्स की झड़ी और सबसे बड़े कॉमर्शियल स्वैग के दम पर आशा भोसले 80 के दशक की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 प्लेबैक सिंगर है। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो दोस्तों ये थी 80 के दशक की वो टॉप 5 फीमेल प्लेबैक वॉइसेस जिन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े ट्रांजिशन को अपने सुरों से सजाया। ये वो दौर था जहां नाजिया हसन का ग्लोबल पॉप रेवोल्यूशन था, सलमा आगा की अनकन्वेंशनल गहराई थी, अनुराधा पौडवाल की जबरदस्त चुनौती थी, अलका याग्निक के रूप में आने वाले 90s के दशक की आहट थी, और इन सब के ऊपर लता मंगेशकर और आशा भोसले का वो वर्चस्व था जिसने साबित कर दिया था कि असली टैलेंट कभी पुराना नहीं हो सकता। दोस्तों इस बेमिसाल दशक ने हमें सिखाया कि संगीत कभी ठहरता नहीं है, वो बस अपनी आवाजें और अपने अंदाज बदल लेता है। बहुत जल्द हम आपके लिए इस दशक के मेल सिंगर्स की सबसे बेबाक रैंकिंग लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक दास्तान के साथ। नमस्कार।